वेलकम गाइस। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के जितनी भी इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड डायमेंशंस हैं उनके बारे में। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायमेंशंस सेम होती हैं। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क है बट दोनों की डायमेंशंस सेम होती है क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है मीटर, और मीटर के लिए हम डायमेंशन यूज़ करते हैं L1। तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस या फिर डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन L। यहाँ पर एक चीज़ नोट ये करें कि टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ two different physical quantities can have same dimensions। ओके, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में कि आप डायमेंशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताओ तो ये उनमें से एक आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी और स्पीड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वहीं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी भाई? मीटर की जगह आएगा L अपॉन टाइम की जगह आएगा T। तो जब ये ऊपर जाएगा T⁻⁻1, देन डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और डायमेंशन ऑफ स्पीड विल बिकम LT-1। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्लस या माइनस हो जाने से डायमेंशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आएगी? क्योंकि एक्सेलरेशन A = होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। और अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, डायरेक्शन से भी हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखता हूँ देन वी हैव टू राइट dv/dt। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख सकते हैं वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर, इधर वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी की हो गई और अपॉन टाइम सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर यानी कि L, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो मीटर यानी कि L और सेकेंड स्क्वायर यानी कि अपॉन में T। 2 स्क्वायर नहीं 2। ओके, डायमेंशन में स्क्वायर नहीं होता, डीज आर नॉट डिजिट्स। T ऊपर जाएगा देन इट विल बिकम LT-2। ओके, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखें। साइन थीटा, अदर ट्रिक फंक्शन एज कॉस थीटा, टेन थीटा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, e⁻x एक्सपोनेंट है, log x है, इनकी ना ही कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशन। मतलब ना इनके पास कोई m, ना ही l, ना ही t, ना ही a, कुछ भी नहीं। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंगल। अब एंगल अगर हम ये जानते हैं, शायद नहीं जानते हैं, तो आप देख सकते हैं कि भाई एक पॉइंट है O और इस पॉइंट पर एक आर्क ने एंगल बनाया है थीटा। अगर इसकी रेडियस L है तो एंगल = होता है आर्क अपॉन रेडियस। अगर मैं L इसको ना बोलूँ, अगर ये मैं रेडियस मान लूँ, दिस इज अवर रेडियस, दिस इज अवर L, देन थीटा विल बिकम आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की यूनिट भी मीटर, इस रेडियस की यूनिट भी मीटर, तो यूनिटलेस, बट फिर भी एंगल की एक
डायमेंशन एक यूनिट है रेडियन, लेकिन रेडियन को जब हम चेक करते हैं तो क्योंकि ये मीटर अपॉन मीटर है इसलिए ये डायमेंशनलेस, तो m भी नहीं होगा, l भी नहीं होगा, t भी नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे कि भाई रेडियन जब भी आएगा, रेडियन का मतलब होगा डायमेंशनलेस, ओके, नो डायमेंशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्स F इज इक्वल टू, जैसे कि हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की डायमेंशन हमने वैसे फोर्स की यूनिट भी देख सकते हैं आप, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मास यानी कि किलोग्राम और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन विल बिकम m, मास की यूनिट, मास की डायमेंशन m, मीटर यानी कि लेंथ L1, और सेकंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो टाइम स्क्वायर बन जाएगा T-2। ये वाली आपको मेमोराइज करनी है, इम्पॉर्टेंट है, फोर्स की बार बार आएगी, MLT-2, MLT-2। ब्रेक करके इसको याद करें, ठीक है, मास एक्सेलरेशन MLT-2, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम को देखेंगे ध्यान से। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वैसे मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अगर हम मोमेंटम का कोई कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो उसमें साइन थीटा, जैसे p साइन थीटा, p कॉस थीटा, अगर इसको ब्रेक भी करेंगे जैसे वेक्टर्स को हम करते ही हैं, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा डायमेंशनलेस रहेंगे उस टाइम पे भी। तो p की जो डायमेंशन आएगी वही p साइन थीटा की या p कॉस थीटा की आएगी। p होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास यानी कि kg और वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम हो गया m, मास यानी कि m, और वेलोसिटी हो गया LT-1। ब्रेक करके याद करें इसको भी, ठीक है, ऐसे ब्रेक करके याद करें कि m मास और वेलोसिटी LT-1, ओके। अपने दिमाग में इसका डायग्राम बनाएं एक, कि कैसे कैसे करके हम इन्हें याद करें, ठीक है। इम्पल्स, अब देखो इम्पल्स का फॉर्मूला एकदम से याद नहीं आता कभी कभी, बट इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्सिव फोर्स। और ये टाइम बहुत स्मॉल टाइम होता है, जब एक बहुत हाई इम्पल्सिव फोर्स बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप्लाई किया जाए तब इम्पल्स डिफाइंड होता है। पर हम जानते हैं थ्योरम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। इस इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में क्या बोलते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स जो है वो मोमेंटम में चेंज के इक्वल होगा, ठीक है भाई। दो मोमेंटम को घटाएंगे तो रिजल्ट भी मोमेंटम ही मिलेगा। और दो क्वांटिटीज इक्वल तभी लिख सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। ये भी डायमेंशन की एक प्रॉपर्टी है, क्या, कि टू डिफरेंट क्वांटिटीज, अगर दो डिफरेंट क्वांटिटीज को हम इक्वल टू में लिख रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम होगी। तो इम्पल्स की डायमेंशन वो ही होगी जो चेंज इन मोमेंटम की होगी, और चेंज इन मोमेंटम की डायमेंशन वही होगी जो मोमेंटम की होगी। और मोमेंटम की अभी हमने ऊपर लिखी थी MLT-1, तो इम्पल्स की भी आप याद रखेंगे, जो मोमेंटम की होगी वो ही इम्पल्स की होगी, MLT-1। आगे बढ़ते हैं। इसमें आएगा आपकी क्लास 11 की बुक में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक वाला, काइनेटिक वाला, रोलिंग वाला, ठीक है। तो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू होता है μs इंटू एन स्टैटिक के केस में, ठीक है। ये वैसे लेस देन इक्वल टू होता है, मतलब ये चेंज, ये मतलब एग्जैक्टली इक्वल मैक्सिमम की कंडीशन में होता है। डिटेल में बात करेंगे इसमें आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। और काइनेटिक वाला जो होता है फ्रो होता है म्यू के इंटू एन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये अप्लाइड फोर्स है और ये नॉर्मल फोर्स है जो सरफेस में ऑब्जेक्ट पे लगा है, अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो जब हम लिखेंगे इसकी यूनिट तो म्यू एस की या किसी भी म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स अपॉन फोर्स। तो यानी कि ये डायमेंशन लेस है, यानी कि ये यूनिटलेस है। फिर भी अगर लिखना चाहो तो m 0 है, l 0 है और t 0 है। तो ध्यान रखिए कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जस्ट अ नंबर, ओके, ना इसकी यूनिट ना ही कोई
डायमेंशन। हाँ, नेक्स्ट वर्क एनर्जी, दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यानी कि न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर। और फोर्स की हमने ऊपर याद करी थी डायमेंशन, इधर लिखते हैं फोर्स की डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मास या एक्सेलरेशन। और टी सॉरी ये मीटर है, मीटर डिस्टेंस, तो एस मतलब ये सेकंड नहीं है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है ये ना, तो इसका टी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट की होगी एल, लेंथ है ना डिस्प्लेसमेंट। तो दिस विल बिकम एम एल टू टी माइनस टू, दो एल हो गए, एक एम हो गया और टी माइनस टू। अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ ये नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, मास की होगी वैल्यू एम और वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो एल टी माइनस वन को लिखेंगे एल टू टी माइनस टू। देखो एल टी माइनस वन का स्क्वायर करेंगे वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि एल टी माइनस वन का स्क्वायर यानी कि एल भी टू और टी माइनस टू, इसलिए एम एल टू टी माइनस टू। तो कोई सी भी एनर्जी हो, कोई सी भी, काइनेटिक, पोटेंशियल, न्यूक्लियर, मैकेनिकल, कैसी भी एनर्जी हो, सबकी यूनिट यही रहेगी जो वर्क की रहेगी। ओके, नेक्स्ट आएंगे पावर। पावर पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, उसको शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, वॉट जूल पर सेकंड। अब जूल यानी कि वर्क, वर्क यानी कि एनर्जी, तो एम यहाँ साइड में लिखते हैं एम एल टू टी माइनस टू, अभी ऊपर बताया एनर्जी की, ये ऊपर ही जस्ट बताया, अपॉन टाइम, टाइम यानी कि टी। तो पावर की यूनिट जब ये टी ऊपर जाएगा, टी विल बिकम माइनस वन, देन इट विल बिकम एम एल टू, और टी माइनस टू पहले से ही थे, एक टी और आ गया, दिस विल बिकम टी माइनस थ्री। ओके, दिस इज पावर। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो अलग अलग बॉडीज, जैसे हाफ एम आर स्क्वायर, किसी का 3/2 एम आर स्क्वायर, किसी का एम आर स्क्वायर, किसी का एम एल स्क्वायर अपॉन 3, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, सब में नंबर्स की कोई डायमेंशन में इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ मास और डिस्टेंस स्क्वायर, मास और डिस्टेंस स्क्वायर, मास और डिस्टेंस स्क्वायर। इसलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का भी हो, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास यानी कि केजी और डिस्टेंस यानी कि मीटर का स्क्वायर, तो इट विल बिकम एम एल टू, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, बट फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड यानी कि हर्ट्ज। तो रेडियन यूनिट लेस होता है तो सिर्फ सेकंड की ही यूनिट होगी, हर्ट्ज में भी सेकंड की यूनिट होगी, तो इसकी डायमेंशन बनेगी टी माइनस वन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा। जैसे एक्सेलरेशन होता है हमारे पास डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे ही अल्फा होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हम ऊपर देख ही चुके हैं, टी माइनस वन। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला गया, दिस विल बिकम रेडियन अपॉन सेकंड टू द पावर 2 सेकंड स्क्वायर। तो रेडियन यूनिट लेस, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा दिस विल बिकम टी माइनस टू, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया टी माइनस टू। आपको ये सारी डायमेंशंस हो सके तो याद करनी है। टॉर्क, टॉर्क की ट्रिक है सीधा, जो वर्क की एनर्जी की डायमेंशन वही टॉर्क की डायमेंशन, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर देखो वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी से मैच हो रहा है, तो एम एल टू टी माइनस टू एनर्जी की और वर्क की, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट आएगा एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम, इसका सीधा याद रखें, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर पी साइन थीटा या फिर आर क्रॉस पी इज इक्वल टू एल वेक्टर। ओके, तो आर हो गया मीटर और मोमेंटम की हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आर हो गया मीटर, मोमेंटम हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी मास इंटू वेलोसिटी, और साइन थीटा यूनिट लेस, तो दिस विल बिकम kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, दिस विल बिकम ml2 t-1 ml2 t-1। नेक्स्ट हमारे पास हम यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो भाई F इज इक्वल टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने दिया था जो, तो यहाँ से G मिलेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन मीटर, मतलब मास इंटू मास, यानी कि मास का स्क्वायर। ओके, m1 m2 को m मान लिया मास अपॉन में, तो F की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर, और मास का स्क्वायर यानी कि किलोग्राम का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम न्यूटन मीन्स mlt-2, मीटर का स्क्वायर मीन्स लेंथ 2, kg का स्क्वायर मीन्स मास 2, तो ये m ऊपर जाएगा, दिस विल बिकम m-2, और 1 ऊपर से पहले से ये तो m-1, l l3 t-2, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट मास, सॉरी एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है, एनर्जी भी बोलो चाहे वर्क डन पर यूनिट मास ऐसा भी कह सकते हैं। तो वर्क डन का हो गया ml2 t-2 एंड अपॉन मास, मास मीन्स m, तो m ऊपर गया -1 हो गया, दिस विल बिकम m0 l2 t-2। ओके, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इसका होता है फोर्स पर यूनिट मास, तो मीन्स m फोर्स यानी कि mlt-2 अपॉन kg यानी कि मास m, तो m ऊपर चला गया, m से m गया, दिस विल बिकम lt-2, जो एक्सेलरेशन की होती है ना। नेक्स्ट आएगा हमारे पास स्ट्रेस या फिर कहें प्रेशर या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, सबकी डायमेंशन सेम होती है। देखो यहाँ पे होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी देखेंगे हम, स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस होता है, तो जो स्ट्रेस की होगी वही प्रेशर की होगी, और सब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन हो गया mlt-2 अपॉन मीटर स्क्वायर मीन्स l2, जब ये l2 ऊपर जाएगा l-2, दिस विल बिकम ml1-2 -1 और t-2 ml-1 t-2। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, तो मीटर अपॉन मीटर, तो नो यूनिट नो डायमेंशन, अगर बोले लिखना है तो m0 l0 t0। ओके, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब मीन्स लेंथ 3, एरिया लेंथ 2। ओके, तो सिंपल थे। मास डेंसिटी और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास यानी कि m, वॉल्यूम यानी कि l3, तो डायमेंशन बन गई डेंसिटी की ml-3। ओके, ml-3। नेक्स्ट सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन यानी कि ml-t-2, ब्रेक करो मास इंटू एक्सेलरेशन, और अपॉन में मीटर यानी कि l, जब ये l ऊपर जाएगा दिस विल बिकम डायमेंशन ऑफ दिस विल बिकम ml, l से l तो कट ही गया,
m1 L0 T-2 या mt-2. ओके, नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है. तो ईटा विल बिकम F/A dV/dx. तो F तो हो गया जी न्यूटन, ठीक है, और न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर पर सेकंड पर डिस्टेंस, मीटर है ना. तो मीटर से मीटर कटा, तो दिस विल बिकम न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड. तो सेकंड ऊपर चला गया, दिस विल बिकम न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर. तो ये यहाँ पे ये लिखा न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर. इसको पॉइज या पॉइजली भी कह सकते हो आप, ठीक है. पॉइजली, 1 पॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइजली. पॉइजली SI यूनिट है इसकी, सॉरी पॉइजली CGS यूनिट है इसकी, और पॉइज SI यूनिट है. तो विस्कोसिटी में हम पढ़ ही लेंगे. तो दिस विल बिकम, न्यूटन विल बिकम MLT-2, S इज T and m-2 means length -2. So this will become m1 L-1 T-1. Okay, coefficient of viscosity. नेक्स्ट हीट की जूल है. जूल तो फिर सब जानते हैं, ML2 T-2. गॉट इट. स्पेसिफिक हीट, इसका फॉर्मूला होता है MS डेल्टा T. M मतलब kg, स्पेसिफिक होती है S. तो S विल बिकम 1/m Q/डेल्टा T. ओके, तो जूल अपॉन kg और केल्विन, डेल्टा T केल्विन. तो जूल विल बिकम MLT-2, kg विल बिकम m एंड टेम्परेचर विल बिकम K. तो दिस विल बिकम M0L1 T-2 K-1. ओके, नेक्स्ट लेटेंट हीट L. लेटेंट हीट है, तो L विल बिकम Q/m. Q हो गया जूल, जूल मीन्स जूल पर kg, ML2 T-2. ओके, ऊपर एक गड़बड़ हुई है शायद, यहाँ पर जूल एनर्जी है, ML2 T-2. तो दिस बिकम ML2 T-2 एंड K-1. और यहाँ देखो मास से मास कैंसिल हुआ, तो M0 हो गया. ओके, M0L2T. आप कमेंट करके बताएं कि ये करेक्शन हुआ या कुछ और गड़बड़ है, तो ठीक है. तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम, और मास हो गया M, तो M ऊपर गया, M से M कैंसिल हो गया. दिस विल बिकम M0L2 T-2. यहाँ पर कितना है, ML2 T-2 K-1. ओके, बस इतना सही फ़र्क है. अब कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन अल्फा, वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा एंड, अच्छा, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, एरिया एक्सपेंशन बीटा एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा, इन सब की डायमेंशन होती है K-1. इनकी जो डायमेंशन होगी वो भी K-1. ओके, नेक्स्ट है हमारा गैस कांस्टेंट. तो जूल, जूल यानी कि ML2 T-2. मोल तो मोल ही रहेगा और K ही रहेगा. तो दिस विल बिकम ML2 T-2 मोल -1 K-1. ओके, गैस कांस्टेंट की आ गई. अब जो है देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट, ठीक है. मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो क्या होता है देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट होती है C मोलर. मोलर के लिए मैं म्यू लगा देता हूँ, एक सेकेंड. मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट विल बिकम 1 पर यूनिट मोल के लिए ये डिफाइंड होती है, ठीक है, dQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, तो दिस विल Q
Q will become joule, मोल और टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन। तो जूल पर मोल केल्विन, तो इसका भी यही रहेगा जो इसका रहेगा, ठीक है, सेम, इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया था। तो दैट इज़ Ml2 T-2 मोल -1 K-1। ओके। दूसरा हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, सब कुछ एनर्जी है, जूल है। दिस विल बिकम Ml2 T-2। ओके। एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। तो दोनों पावर अपॉन पावर है, इसलिए कैंसिल हो गई, यूनिट लेस, मतलब नो यूनिट, M0 L0 T0, ठीक है। ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ इंजन। नेक्स्ट आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB। तो अगर आप आगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू KBT, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं, अलग अलग डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट टेम्परेचर। तो दिस विल बिकम जूल पर केल्विन, ठीक है। तो जूल क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, जो यहाँ लिखा हुआ है, और अपॉन केल्विन। तो दिस विल बिकम Ml2 T-2 K-1। ओके, चेक कीजिएगा आप, कहीं भी कोई भी गड़बड़ हो तो कमेंट में बताइएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स हो गया Mlt-2 एंड मीटर मीन्स लेंथ, तो दिस विल बिकम Mt-2। वेवलेंथ की यूनिट सेंटीमीटर या मीटर है, यानी कि लेंथ है तो L। प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है 2π/λ। अब 2π रेडियन है, यूनिट लेस, लैम्डा मीटर, तो 1/मीटर। दिस विल बिकम L-1। तो ये वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जो क्लास 11th में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखें, जैसे फोर्सेस है ना अलग अलग टाइप के, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, सब की यूनिट न्यूटन रहेगी, ठीक है, फोर्स कैसा भी हो। तो ऐसे ही एनर्जी कोई भी हो, उन सब की यूनिट सेम रहेगी, जूल। तो ये क्लास 11 की कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की डायमेंशंस। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।